दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट बनाते समय क्या क्या लीगल क्लोजेस हमें डालने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रेंट एग्रीमेंट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान हमें करना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में कहीं भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर 90 से 95% लोग आउट ऑफ द स्टेशन अदर सिटी अदर स्टेट के लोग वहाँ पे जाते हैं, रहते हैं। किराए पे लोग मकान लेते हैं और किराए पे मकान लेते समय हमें लीगल पहलू को उसके अंदर काउंट करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। ये एक तरह का एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो कि एक लैंडलॉर्ड और जो उसका टेनेंट जो उसका किराएदार होता है और मकान मालिक जो होता है उन दोनों के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स को पूरा प्रॉपर डिफाइन करता है। ये क्यों जरूरी है, कल को कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, अगर आपने प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट किया है तो ये दोनों के लिए ही बेनिफिट देता है, चाहे वो मकान मालिक हो चाहे वो किराएदार हो। किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल कितना रेंट देना है, किस डेट को देना है, सिक्योरिटी देनी है नहीं देनी है, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो इस रेंट एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए। तो जो रेमेडीज लीगल राइट्स क्या क्या इसके अंदर क्लोजेस हमें डालने हैं, तो वो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, उनके ऊपर अभी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जब रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो पार्टीज के क्लोजेस डालने चाहिए। पार्टीज में क्या रहेगा कि लैंडलॉर्ड क्या, उसके कंप्लीट एड्रेस डिटेल, उसका आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। टेनेंट जिसने उसको रेंट पे लिया उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, जिससे क्लैरिफाई हो सके कि फला व्यक्ति ने इसको रेंट पे दिया और फला व्यक्ति ने इसको रेंट पे लिया है। वो पूरी डिटेल और दोनों के आईडी एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे प्रॉपर चाहिए होते हैं। दूसरा, उसमें आपको प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, किस सिटी में है, किस एरिया में है, किस सेक्टर में है, किस गली में है, कितना हाउस नंबर है और उस हाउस नंबर के अंदर भी कौन से फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, 2 BHK है, 3 BHK, तो पूरा का पूरा आपको प्रॉपर्टी की डिटेल उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको डालनी होती है। तीसरा, टर्म ऑफ टेनेंसी, यानी कितने दिन के लिए आप किराए पे दे रहे हो। तो नॉर्मली जो रेंट एग्रीमेंट बनता है वो 11 महीने के लिए बनता है। अगर 11 महीने के लिए आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस पर आपका नोटरी भी वैलिड होता है। लेकिन अगर 11 महीने से ऊपर जाता, 12 महीने या उससे ज़्यादा जाता है, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट जो इंडिया के अंदर है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में कोर्ट में उसकी मान्यता होती है। नेक्स्ट, जो भी आपका रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट कि कितना आप रेंट देंगे और स्टार्टिंग में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट खासकर इसलिए लिया जाता है कि जब आपका टाइम पूरा होता है और जो टेनेंट है, जो किराएदार, उसने अगर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी में कोई नुकसान कर दिया है तो वो उस सिक्योरिटी अमाउंट से काट लिया जाता है। और अगर उसने किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया, सब चीज़ें ठीक है तरीके से, तो जब भी वो वहाँ से रूम खाली करता है या उसका जब भी टाइम पूरा होता है तो उसको वो जो सिक्योरिटी अमाउंट थी वो वापस लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि रेंट इंक्रीमेंट का क्या क्लोजेज रहेंगे। मोस्टली जब भी एक टर्म भी पूरा हो जाता है रेंट का, 11 महीने जो भी आपने टर्म रखा था, तो उसके अंदर कुछ रेंट का इंक्रीमेंट किया जाता है, जो मोस्ट प्रोब 5% से लेके 10% के बीच में रेंट का इंक्रीमेंट होता है। तो वो उसके अंदर हमें स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देना चाहिए ताकि बाद में इस चीज़ को लेके किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो। नेक्स्ट है कि मेंटेनेंस और रिपेयर क्लोजेज। तो जो डेली वियर एंड टीयर होता है वो हमेशा टेनेंट को करना होता है और उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सारा लैंडलॉर्ड को करना होता है। उसका बाद लॉक इन पीरियड दोनों पार्टियों के लिए जरूरी है कि भाई कितने टाइम के लिए आप इसको रेंट पे ले रहे हो ताकि दोनों मेंटली वहां से फ्री रहे। उसके बाद आता है नोटिस पीरियड। अगर मान लीजिए लैंडलॉर्ड किसी रीजन से उसको खाली कराता है या जो टेनेंट किराएदार है वो किसी कारण से खाली करता है, तो कितने टाइम का उनको नोटिस पीरियड देना जरूरी है ताकि वो कोई नया किराएदार ढूंढ ले, जो लैंडलॉर्ड है या टेनेंट है वो अपना कोई नया मकान ढूंढ ले दूसरी जगह रेंट के लिए। उसके बाद आपका आता है सबलेटिंग क्लोजेस। सबलेटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए मैं किराए पे रह रहा हूँ, कल को मैं खाली करता हूँ, तो क्या मैं अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पे रेंट पे रख सकता हूँ। तो ये क्लोज आपको जिस टाइम पे आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हो उसी टाइम पे डिटेल में पूरा डाल देना चाहिए। उसके बाद जो भी आपका यूज ऑफ परमाइसिस है, जो आपने उनको जगह दी है, वो किस पर्पज के लिए उसको रेंट पे ले रहे हैं।
रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ले रहे हैं, कमर्शियल पर्पज के लिए ले रहे हैं, किसी बिजनेस के पर्पज के लिए ले रहे हैं, या कोई गलत तरीके से कोई इलीगल एक्टिविटी तो वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए। कोई गलत इलीगल एक्टिविटीज़ होती है और कल को कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो वो फिर लैंडलॉर्ड को भी उसकी प्रॉब्लम को झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपका भाई अगर ओनर वहाँ पे आता है इंस्पेक्शन के लिए, एंट्री के लिए, तो उसको एडवांस में उसको नोटिस देना होता है कि भाई फला दिन मैं आपकी साइट पे हो सकता है विजिट करूँगा या इंस्पेक्शन करूँगा, तो वो कितने टाइम पहले उसको नोटिस देना होता है। वो सारी चीज़ें रेंट एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। पेनल्टी क्लोज क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल कोई रेंट की मान लीजिए आपने डेट फिक्स कर दी 7th ऑफ एवरी मंथ, और अगर उससे रेंट डिले होता है तो कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, पर डे के हिसाब से है, 15 डेज के हिसाब से है, मंथ वाइज क्या है, तो पेनल्टी क्लोज भी पहले डलवा देना है। उसके बाद जुरिडिक्शन क्लोज यानी कल को अगर आप लोग आपसे कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जो उसका लीगल मैटर होगा वो कौन से कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, तो जुरिडिक्शन क्लोज भी वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट में डाल देना चाहिए। उसके बाद आता है फोर्स मेजर क्लोज, यानी कोई नेचुरल क्लाइमेट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे पीछे कोरोना हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, कोई बाढ़ हो जाती है या इस तरह की कोई चीज़ें, बारिश के टाइम पे कई बार आपने देखा हो बहुत सारे एरिया डूब जाते हैं बाढ़ के कारण, तो ऐसे टाइम के अंदर क्या रेंट उसका कुछ माफ होगा नहीं होगा या पूरा किराया लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन कर देनी चाहिए। तो मोटा मोटी दोस्तों हमने समझा अगर कोई मकान मालिक अपना किराया के लिए अपने मकान को, किसी कमर्शियल बिल्डिंग को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को किसी सामने वाले टेनेंट को किराए पे देता है तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपर मेंशन कर देना चाहिए। आज की वीडियो में ये सारी डिटेल हमने जानी है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो बिल्कुल आसान और सरल भाषा में पाते हैं। अगर इसी प्रकार की वीडियो आप इन फ्यूचर भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, आपके जितने भी जानने वाले लोग हों उनके साथ शेयर कीजिए ताकि इस तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो उनको भी पता चल सके, उनके अंदर भी लीगल अवेयरनेस आ सके। और हम मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।